देखो पिछले टर्म पे हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला पा चुके थे, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो वो भी पा चुके थे, और क्या था, हाँ रिजल्टेंट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी पा चुके थे। मतलब ये कि टोटल 3 बातें थी हम लोग के पास। एक ये था कि भाई मान लेते हैं दो वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर, और उनके बीच का एंगल है थीटा। तो जो रिजल्टेंट था उसका फॉर्मूला आया था √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, समझ में आ गया ये सर। ये जो a और b है ना, वो सबसे जरूरी बात है कि ये इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, ये कहानी हो गई भाई। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, मतलब इफ, ये यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं, इफ a = b, तो हम लोग भयानक इंपॉर्टेंट बात सीखे थे। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना आ गया था? 2a cos θ/2, यही आया था क्या? इस वाले केस में tan अल्फा का भी कुछ बेचारे का फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? ये रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल था, तो जिसके साथ का एंगल वो नीचे और एक बार, बाकी दोनों जगह दूसरा वाला। और tan क्या होता है? tan होता है sin/cos, और बीच में किसका फॉर्मूला है? ये पहले प्लस का फॉर्मूला है। अरे भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, तो ये प्लस वाले का फॉर्मूला है, इसलिए बीच में क्या आ गया है? प्लस। इस बात को समझो, जो हम ये लाइन भी बोल रहे हैं ना प्लस लाने का रीजन, वो भी एकदम सही है, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा तुमको आज के लेक्चर में कि हम क्यों ऐसा बार बार बोल रहे थे, ठीक है। tan बीटा इक्वल, भाई ये किसके साथ का एंगल है? रिजल्टेंट और बी के साथ का, तो जिसके साथ का एंगल वो नीचे और एक बार, बाकी दोनों जगह दूसरा वाला। और tan क्या होता है? sin/cos होता है, किसका फॉर्मूला है? प्लस का है, इसलिए बीच में प्लस। बात समझ में आ रही है। और इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या था? इस पर्टिकुलर केस में तो अल्फा और बीटा इक्वल आ गया था, और किसके इक्वल आ गया था? θ/2 के इक्वल आ गया था। चाहे भाई किसी भी तरह का केस हो, रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है, रिजल्टेंट जो होगा कभी भी, ये जो रिजल्टेंट बेचारा है वो हमेशा a + b से छोटा या बराबर होगा, और हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके? a - b के मॉड वैल्यू के। मॉड की कहानी हम समझाए थे कि मॉड किसी भी नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देगा। मतलब अगर -5 है तो +5 कर देगा, +5 है तो, ऐसा मत बोल देना कि -5 कर देगा, +5 है तो +5 ही रहने देगा, ठीक है। ये यहाँ तक की बात हम लोग कर लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी, इसलिए हम इसको दोबारा बता दिए। ये 5-10 मिनट जो हम लोग का लगा, उतना लगना जायज था, ठीक है। तो इतनी बात तो हम लोग की हो गई भाई, ठीक है। आज हम लोग इससे थोड़ी आगे बढ़ेंगे कहानी में, कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हम लोग की थोड़ी क्लैरिटी और बढ़े। और फिर हम लोग आज सीखेंगे क्या? आज हम लोग सीखेंगे किसी भी वेक्टर्स का सबट्रैक्शन कैसे फाइंड करते। जैसे अभी तक हम लोग a + b की बात कर रहे थे, अगर a वेक्टर - b वेक्टर आ गया तो कैसे फाइंड करेंगे, उस पर सोचना है, ठीक है। तो चलो ध्यान देते हैं एक बार भाई। ऐसा बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, क्या प्लस के लिए अलग से सब कुछ प्रूफ किए हैं, क्या माइनस के लिए भी सब कुछ अलग से प्रूफ करना होगा? बोले बिल्कुल नहीं, माइनस के लिए बिल्कुल अलग से प्रूफ नहीं करना, हल्का फुल्का दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिमाग। अरे सर फिर अजीब ऐसी बात बोल देते हैं आप, दिमाग की बात कर रहे हैं सर, ऐसा मत सोचो, दिमाग अपने अंदर है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो हम लोग क्या है ना कि जो वो प्लस वाला है, प्लस वाला अगर समझ चुके हैं ना तो बहुत बेहतर तरीके से माइनस समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर माइनस में कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल नया नहीं आएगा, ठीक है। उन्हीं पुरानी बातों से बात कर लेंगे हम लोग आगे। तो छोटा सा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले उसको कर लेते हैं हम लोग। लिखना क्वेश्चन, इफ टू वेक्टर्स a vector and b vector if two vectors having angle theta between them and magnitude of their resultant is 2a। ध्यान देना इस पर भाई, दो वेक्टर है जिनके बीच का एंगल कितना है? थीटा है, और उन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2a, ठीक है। एंड व्हेन is 2a, when magnitude of first vector is
doubled, then magnitude of resultant is, then magnitude of resultant is 3a, then find a square upon b square। चलो भाई ध्यान दो, अच्छे से वीडियो रोको, पहले वीडियो रोक लो 5 मिनट के लिए, क्वेश्चन तुम ढंग से ट्राई कर लो। हम हल्का फुल्का समझा दे रहे हैं, दो वेक्टर्स हैं a और b, उनके बीच का एंगल है थीटा, तो रिजल्टेंट जो है वो 2a आ रहा है, मतलब r जो है वो 2a आ रहा है। फिर फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डबल कर दे रहे हैं, मतलब a को 2a कर दे रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है 3a। भाई जिसके चेंज की बात कर रहे हैं बस उसी को चेंज किए होंगे, न b बदला होगा न a और b के बीच का एंगल बदला होगा। तो फिर r का फॉर्मूला लगाओ और अब की बार r की जगह क्या रख दो 3a, फिर जुगाड़ विगाड़ सेट करो और उसको सेट इस तरह से करना है कि हमको फिर क्या चाहिए, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर चाहिए। चलो ट्राई करो, एक बार कर लिए क्या ट्राई, देखो सुनना ध्यान से भाई, इसका सॉल्यूशन पे आ रहे हैं कि चलिए सर सोचा जाए। भाई पहले वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हमारे पास, r का फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा। बोले हाँ सर सही है, तो अच्छा 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 अच्छा। भाई पहले वाले सिचुएशन में क्या दिया हमको, r की वैल्यू दे दिया गया 2a, रख देते हैं, यहाँ से आ जाएगा 2a इक्वल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थोड़ा दिमाग लगाते हैं एक बार, ध्यान देना, तो रूट इधर जाके स्क्वायर बना लेगा 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर जाके माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना 3a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान दो एक बार, ध्यान दो अच्छे से, क्या बोले हैं, रूट इधर गया स्क्वायर बनाया 4a स्क्वायर, a स्क्वायर उधर जाके माइनस कर लिए तो 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया कितना बचा 3a स्क्वायर। ये कहानी आ गई, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1। एक और बार भाई क्या बोल रहे हैं कि जब पहले वेक्टर को क्या कर दे रहे हैं डबल, तो रिजल्टेंट कितना हो जा रहा है 3a हो जा रहा है। तो रिजल्टेंट अगेन लिख लेते हैं 3a इक्वल, देखना ध्यान से, अंडर रूट पहले वेक्टर कौन था a, उसको डबल कर दो, कितना हो गया 2a, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a का स्क्वायर मतलब कितना 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस यहाँ पे a की जगह 2a रखेंगे तो 2 2 जा 4, तो आ जाएगा कितना 4ab cos थीटा। ठीक है, रूट इधर क्या बना लेगा स्क्वायर, 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर माइनस, तो आ जाएगा 5a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस 4ab cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही है क्या, बस दिमाग लगाया जाए। भाई हमको देखो थीटा का टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग से जब पूछा गया वो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है और थीटा के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, थीटा की वैल्यू दी कहाँ गई है, तो हमको थीटा को किस तरह से हटाना है। तो देखो यहाँ पे कितना है 2ab cos थीटा, यहाँ कितना है 4ab cos थीटा, तो भाई ऐसा करते हैं पहले 2ab cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल 2ab cos थीटा। सही है क्या, ये 2ab cos थीटा की वैल्यू है जो वो इसमें हम लोग रख देते हैं, काम हो जाएगा। ध्यान देना एक बार, इसको अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा 5a स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2ab cos थीटा, तो हम लोग इसकी वैल्यू को डबल करके लिख लेते हैं, ये वाली वैल्यू को तो डबल करके लिखेंगे कितना आ जाएगा 6a स्क्वायर माइनस डबल 2b स्क्वायर। सही है क्या, इधर उधर करते हैं थोड़ा हम लोग एक बार ध्यान से। भाई ये कितना बचेगा b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर इधर लेके जाओ तो आ जाएगा माइनस b स्क्वायर इक्वल, इसको उधर लेके जाते हैं इधर, नहीं 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 एक मिनट, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कितना आएगा माइनस ऑफ b स्क्वायर आएगा, माइनस ऑफ b स्क्वायर। इस वाले को ना इधर लेके आते हैं तो क्या लिखेंगे 5a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, ये कितना आएगा माइनस a स्क्वायर, तो ये यहाँ से हो जाएगा माइनस a स्क्वायर इक्वल माइनस b स्क्वायर, यहाँ से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर जो होगा वो कितना आ जाएगा 1:1 या फिर 1 बोल दे रहे हैं यहाँ पे, तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। नोट कर लो, सिंपल है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। और ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिमाग लगाओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करो और आंसर पाओ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं,
वो अगर वो बन जाए तो मतलब एकदम मजा ही आ जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार कई सारे बुक में तुमको मिल जाएगा, वो खूब पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान देते हैं एक बार भाई, सुनना। हटा दे, 1 मिनट रुक जाओ, सब गायब 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 कर दिया जाए। सोचते समझते ध्यान से ना, सुनना। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, क्वेश्चन लिखो लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन of set of 3 forces, which of the following 3 configuration of set of 3 forces will give zero resultant on a body, will give zero resultant on a body। जीरो रिजल्टेंट ऑन अ बॉडी। हो गया है क्या? बोलो भाई, कर लिए हैं सॉल्व? देखो सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, दिमाग लगाया जाए, एग्जाम के क्वेश्चंस के करेस्पॉन्डिंग है ये। बहुत सारे बुक, कोई भी तुम बुक कर रहे होगे ना, कोई भी ठीक ठाक सी बुक होगी तो उसमें जरूर ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन, कितना ले ले कितना ले ले कितना ले ले 2 न्यूटन। और ले लेते हैं, और ले लेते हैं भाई, और 5th है, मान लेते हैं 2 न्यूटन 4 न्यूटन 2 न्यूटन, नहीं 2 न्यूटन अगेन क्यों, 3 न्यूटन, ठीक है। 6th 2 न्यूटन 0 न्यूटन। चलो भाई, ये दिमाग में आ सकता है किसी के, सर ऐसा कौन सा एग्जाम है, कौन से बुक की बात करें जिसमें 4 4 6 6 ऑप्शन दिया हुआ है। कोई बात ऐसे अपने मन से बना रहे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, दिमाग लगाएंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 सब में 1 मिनट सोचना है, हर पे 1 मिनट सोचो। वीडियो रोको 6 मिनट के लिए, ट्राई कर लो तो एक बार कर लिए क्या ट्राई। देखो सुनना ध्यान से, अब हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है सर ये कैसे करेंगे। अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे वहां ए और बी देते थे, थीटा देते थे, तो यहाँ पे तो पता नहीं क्या चल रहा है, यहाँ तो 3 चीजें दी हुई हैं। तो पढ़ो क्वेश्चन पहले, क्या बोल रहे हैं कि हम लोग को ऐसे सेट को चुनना है जो सेट हम अगर किसी बॉडी पर लगा दें तो हम लोगों को नेट फोर्स क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है। ध्यान देना एक बार, इसको ना पहले इससे सॉल्व भी नहीं करते, फिजिकली सोचते हैं, फिजिकली एकदम दिमाग लगाओ। जैसे मान लो हम ही कोई बॉडी है, ठीक है, हम कोई बॉडी है, हमारे ऊपर इस तरह से फोर्स लगाना है कि जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो बारी बारी सोचते हैं, जैसे लेट से आसान वाले से चुनते हैं, पहले 4th वाले को चुनते हैं, 4th वाले को, ठीक है। सुनना, 1 1 2 इन 3 फोर्स को लगाना है और ये किसी तरह से ये जुगाड़ लगाना है कि कुछ भी ऐसा जुगाड़ बनाए कि हमारे ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। ऐसा करते हैं, हमारे ऊपर इधर की तरफ 1 न्यूटन, इधर की तरफ 1 न्यूटन, 2 फोर्स लगा देते हैं, 1 न्यूटन 1 न्यूटन। तो बताओ ये दोनों इधर जातेंगे, अगर 1 न्यूटन लगाए तो दोनों मिलकर कितना बना लेंगे, 2 न्यूटन। अगर जो ये बचा हुआ 2 न्यूटन है हम इधर लगा दे तो हमारे ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया कि नहीं। सोचो ध्यान से भाई, अगर कोई सब्सटेंस है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, किसी पर्सन पे हमको टोटल 3 फोर्स लगाना था, हम 1 न्यूटन दोनों एक ही साइड लगा दिए, 2 न्यूटन इसके अपोजिट लगा दिए, तो इसको मजा आ रहा होगा कि नहीं, ये चल रहा होगा कि नहीं। कहीं पहले बोले नहीं सर कहीं चल तो नहीं रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर देखो ये बात एकदम अच्छे से, ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर आप नेट फोर्स 0 करो, उस पर आदमी पे फोर्स नहीं लग रहा होगा। बोले नहीं, उस आदमी पे फोर्स लग रहा है भाई, नेट फोर्स 0 है, 2 अलग बातें हैं। जैसे मान लो हमको ही हम है, हम पे कोई इधर खींचा, सर रुकिए आपको हम 100 न्यूटन से इधर खींचते हैं, इधर 100 न्यूटन, इधर 100 न्यूटन से खींचे तो 100 न्यूटन इधर 100 न्यूटन इधर, तो भाई 100 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हमारे ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स 0 है, ये 2 बातें हैं भाई। तो इधर 100 इधर 100 मतलब चिल्लाने लगा, कह रही सर ये क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कह रहे सर कुछ आपके ऊपर तो कहाँ ही फोर्स लग रहा है, पता है सर 2 टोटल टूट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई। तो क्या हो रहा है कि भाई इधर इधर अगर हम 1 1 का फोर्स लगा रहे हैं तो ये 1 1 इधर लगे कितना हो जाएगा 2 और ये 2, तो ये दोनों मिलकर इस पर नेट फोर्स कैंसिल कर दे रहा है। लेकिन ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, टोटल 3 फोर्सेज हैं, उनका नेट रिजल्टेंट क्या है, 0 है।
इसलिए ये पर्सन कहीं भी मूव नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये हम लोग को 0 रिजल्टेंट दे रहा है। ठीक है, अच्छा और सोचते हैं। अब मान लो किसी दिमाग में कि चलिए सर 6 वाले को सोचते हैं, ये भी थोड़ा सिंपल है, इसको सोचना थोड़ा आसान है। दिमाग लगाओ तो एक बार, ये मान लो आदमी है, कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि हमको ये तीनों फोर्स हम इस पर लगा भी दें और इस पर नेट फोर्स 0 भी आ जाए। सोचो ध्यान से, सोच समझ लिए क्या? देखो भाई आसान तरीका, अगर बहुत बढ़िया सोचोगे तो आ गया होगा समझ में कि भाई 2 न्यूटन इधर लगा देते हैं, 2 न्यूटन इधर लगा देते हैं, बाकी तीसरा तो 0 है ही, और ये दो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे कि नहीं, खत्म, नेट फोर्स क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब इसके थ्रू भी हम लोग को नेट फोर्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। बोले हाँ सर सही बात है। ये 2 हुए, ठीक है। अच्छा कुछ और सोच लेते हैं क्या? देख लेते एक मिनट, कुछ और सोच नहीं सकते अभी, ठीक है। तो बोले सर बाकी तो थोड़ा टफ सा हो जाएगा, क्योंकि इस केस में हम क्या बोलेंगे, देखो सुनो, जैसे हम इसको समझाते हैं सेकंड वाले को। मान लो कि हम कोई पर्सन लिए, देखना वैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 5 न्यूटन, अगर 5 न्यूटन हम ऐसे लगा दी, ऐसे 5 न्यूटन, और एक 5 न्यूटन लगा दिए ऐसे, बीच का एंगल कितना रख दिए 120, तो और तीसरा वाला भी लगा दिए 5 न्यूटन ऐसे कि ये वाला एंगल भी 120 और ये वाला एंगल भी 120 है, तो इस केस में जो नेट रिजल्टेंट है वो क्या है, 0 है। लेकिन ये थोड़ा कम समझ में आएगा, तो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन के हम लोग ट्रिक बनाएं। क्या ट्रिक है, सुनना ध्यान से। ट्रिक ये है कि इन 3 में से ना कोई भी 2 चुनेंगे। कौन से 2 चुनेंगे? वो 2 जो सबसे स्मॉल है, उन तीनों में वो 2 चुनेंगे जो छोटे छोटे, और उन दोनों को हम लोग A और B मान लेंगे। कोई जरूरी नहीं किसको भी, किसी को भी A किसी को भी B मान सकते हैं। तो हमेशा 2 छोटे चुनो पहले और उसको A और B मान लो। जैसे यहाँ पे हम A और B किसको माने, A मान लेते हैं 5 न्यूटन को, B मान लेते हैं 5 न्यूटन को, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ भाई तीनों सेम है, तो किसी 2 को A और B मान लेते हैं, क्योंकि भाई तीनों सेम है। यहाँ छोटे चुनो, 2 जो छोटे उन लोगों को चुन लेते हैं। जैसे A की वैल्यू 1 न्यूटन और दूसरा वाला जो वो कितना है 0.5 न्यूटन, ठीक है। भाई अगर इक्वल होगा तो क्या ही करेंगे, तब तो किसी एक को मानना ही पड़ेगा ना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 2 छोटे चुनेंगे, तो A की वैल्यू 1 न्यूटन, B की वैल्यू 1 न्यूटन। यहाँ ध्यान देंगे, छोटे चुनेंगे, सबसे स्मॉल वाले को 2 न्यूटन और B की वैल्यू अगर देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3 न्यूटन, ठीक है। स्मॉल वाले वैल्यूज को चुनेंगे। जैसे यहाँ पे A की वैल्यू 0 न्यूटन और B की वैल्यू 2 न्यूटन, ठीक है। 3 में से ना कंफर्म 2 स्मॉल को चुन लेंगे और उसको A और B मान लेंगे। फिर बता दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि किसको A किसको B, ठीक है। किसी को मान ली, बोले हाँ सर सही है यहाँ तक। अब हम लोग निकालना शुरू करेंगे रिजल्टेंट के बारे में। अब सुनो ध्यान से, अब एक्चुअल क्वेश्चन भूल जाओ, एक्चुअल क्वेश्चन A और B मानने के बाद भूल जाओ। अब सिर्फ A और B पे फोकस करेंगे। भाई ये बताओ, अगर हम A और B देखें तो कोई भी A और B है, उसका रिजल्टेंट हमेशा A प्लस B से छोटा और A माइनस B के मॉड से बड़ा होगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि A और B मिलके कितना दे सकते हैं, कितना रिजल्टेंट टोटल दे सकते हैं। तो भाई A और B मिलके मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, A प्लस B। मिनिमम कितना दे सकते हैं, A माइनस B। इनका मतलब कि ये A और B मिलके, ये A और B, 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 सब A और B मिलके हमेशा उनका जो भी वो रिजल्टेंट देंगे वो इसके बीच में ही होगा कि नहीं? बोले हाँ सर सही बात है। तो ऐसा करते हैं, सबका रिजल्टेंट लिख लेते हैं। जैसे इसके केस में जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 5 10 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अरे 5 माइनस 5 0 ना। अच्छा यहाँ ध्यान देते हैं, इसका जो रिजल्टेंट होगा 5 10 10 से छोटा, 5 0 से बड़ा। बोलो भाई। अच्छा यहाँ ध्यान देते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट A और B का ऐड कर देंगे। A प्लस B कितना आएगा 1.5, किससे छोटा? बोले 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5। अच्छा किसी का नेगेटिव में अगर आ रहा है तो भाई वो तो मॉड लगाए ना, मॉड उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट 1.5 से 0.5 के बीच में होगा। यहाँ ध्यान देते हैं, अगर हम यहाँ रिजल्टेंट लिखेंगे A और B, वो A प्लस B करेंगे कितना हो जाएगा 2, A माइनस B करेंगे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 और 2। अगर हम इस वाले पर ध्यान दें तो जो रिजल्टेंट होगा A प्लस B मतलब 5 न्यूटन से छोटा होगा,
5 न्यूटन और a माइनस बी करेंगे तो -1, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो +1, मतलब 1 न्यूटन से 5 न्यूटन के बीच का होगा, 1 न्यूटन से 5 न्यूटन के बीच का। इसको अगर हम ध्यान दें इस वाले पर, तो जो r की वैल्यू है a प्लस बी कितना 2 न्यूटन और a माइनस बी करेंगे तो -2, -2 मतलब 2। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो हम लोग इस तरह से चुन लिए, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा केवल कितनी रहेगी 2 ही रहने वाली है। चलो इसका मतलब क्या हुआ आप समझते हैं? इसका मतलब कि ये और बी मिलके 0 और 10 के बीच का कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन एंगल। जैसे अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री तो 10 दे देंगे, बीच का एंगल 180 डिग्री तो 0 दे देंगे। और हम ये बताए थे कि भाई किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कभी भी 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। याद आ रहा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के टाइम पे हम बताए थे ये बात। बोले हाँ सर ठीक है। जैसे यहाँ a और b मिलके 10 और 0 के बीच का कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ a और b मिलके 0.5 से 1.5 के बीच का कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ वाला a और b मिलके 0 से 2 के बीच का कुछ भी दे सकता है, यहाँ वाला a और b मिलके 1 से 5 के बीच का कुछ भी दे सकता है, यहाँ वाला a और b मिलके केवल 2 देगा। ये दिख भी रहा है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेम आ गई ना, तो केवल 2 देगा। बोले हाँ सर ठीक है। अब सोचो ध्यान से, अगर तीसरा वाला, ये हम लाइन बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। इनके करने का तरीका यही है कि अगर 3 वेक्टर दिए हों, 3 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, तो 2 छोटे छोटे को चुनेंगे, उसको a और b मान के उन दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम निकाल देंगे। अगर तीसरा वाला उस मिनिमम मैक्सिमम के बीच में कहीं सेट हो रहा है तो रिजल्टेंट 0 आएगा, और अगर उनके बीच में कहीं सेट नहीं हो रहा तो रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा। ठीक है, सीधी सी बात है ना भाई। अगर ये दोनों मिलके इसके बीच का कुछ दे सकते हैं और तीसरा जो है वो इन्हीं के बीच में कहीं सेट हो गया, तब तो 0 मिल जाएगा। कैसे? अपोजिट लगा देंगे उन दोनों को और 0 कैंसिल कर देंगे वो। लेकिन अगर तीसरा वाला छोटे वाले से भी छोटा या बड़े वाले से भी बड़ा हो गया, तब तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बचा रह जाएगा। जैसे देखना भाई, ये दोनों मिलके 0 से 10 के बीच का देंगे, लेकिन जो तीसरा वाला है वो कितना है 12 न्यूटन है। तो अगर तुम किसी बॉडी पर ये दोनों मिलके मैक्सिमम कितना देंगे 10, अगर हम इसको इसके अपोजिट भी लगा दें तो भी ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाएगा, इधर की तरफ 2 बच जाएगा कि नहीं। इसका मतलब कंफर्म है कि ये कभी भी 0 रिजल्टेंट नहीं दे सकता है, कट कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं भाई कहाँ से कहाँ तक मिल सकता है। 0 से 10 के बीच में कुछ भी मिल सकता है, और हमको तीसरा वाला कितना मिला, तीसरा वाला 5 ही चाहिए। बोले तीसरा वाला तो सर 5 ही है। ओ हो, क्या ये 0-10 के बीच में है? बोले हाँ है सर, इसका मतलब पक्के से ये 0 कर देगा। ठीक है, यहाँ ध्यान देते हैं, ये दोनों 0.5 1.5 के बीच का देंगे। तीसरा वाला कितना है? बोले सर तीसरा वाला जो है वो है कौन, ये है। अरे ये a ये b बन गया, तो तीसरा वाला ये तो बचा। तो क्या ये जो 1 है वो 0.5 1.5 के बीच में आ रहा है? बोले हाँ सर। तो बोले बिल्कुल 0 दे देगा। यहाँ ध्यान देते हैं, ये किसके बीच का, 0 और 2 के बीच का है। बोले अच्छा, तो जो तीसरा वाला है क्या वो 0 और 2 के बीच में लाई कर रहा है? बोले हाँ सर, 2 आ जा रहा है एग्जैक्ट, तो 2 तक तो दे ही सकता है। इसका मतलब ये भी 0 पॉसिबल है, और ये हम लोग पहले ही चेक कर चुके थे। इस वाले पर आते हैं, हम लोग को रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ के बीच में मिल सकता है, 1 से 5 के बीच में मिल सकता है, और जो है तीसरा वाला वो कितना है 4 है। क्या वो 1 और 5 के बीच में है? बोले बिल्कुल सर, तो ये निश्चित तौर पर 0 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देते हैं भाई, a और b 2 और ये चला गया, तीसरा वाला कौन है 2 न्यूटन। क्या जो रिजल्टेंट है वो 2 न्यूटन है? बोले हाँ, इसका मतलब कि ये निश्चित तौर पर 0 होगा, और हम ऑलरेडी इसको चेक कर चुके हैं। करने का तरीका यही है, तो कॉपी के ऊपर हम लोग ये बात लिख लेते हैं। लिखो कॉपी के ऊपर ये बात, इफ देयर आर 3 सेट्स आर गिवन, इफ देयर आर, कॉपी के ऊपर जो बड़ा सा गैप होता है ना, ऊपर लिखो उसको, इसलिए ऊपर लिखना है ना, ताकि ऐसे नहीं देखा कभी कभी हम लोग कॉपी पलटते हैं तो ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, तो ऊपर लिखा रहेगा तो हम लोग को तुरंत मिल जाएगा। लिखो, इफ देयर आर 3 कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज, if there are 3 combination of forces are given, and we have to check that their resultant is 0 or not,
then we took two small magnitude of forces, and find their maximum and minimum possible value of resultant, and find their minimum and maximum possible value of resultant, minimum and maximum possible value of resultant. If the third force या third value जो भी है, if the third value is lie between both of them, is lie between maximum and minimum value, is lie between maximum and minimum value of two small value of forces, then their resultant will be 0. If not, then resultant will not be 0. If not, then resultant will not be 0. चलो हम एक आध दो और डिस्कस कर रहे हैं, दिमाग लगाना है, ठीक है। अब हम लोग समझ चुके हैं तो प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग को पूरा पूरा समझ में आ चुका है कि नहीं, ये चेक कर लेंगे। देखो सुनो, जैसे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 8, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन। नेक्स्ट 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10। अच्छा 2 न्यूटन, 6 न्यूटन, 1 न्यूटन। नेक्स्ट 20 न्यूटन, 2 न्यूटन, और क्या ले लिया जाए, 17 न्यूटन, 20 न्यूटन, 5 न्यूटन, और क्या लिया जाए, हाँ 20 न्यूटन, नहीं 19 न्यूटन। हो गया क्या ये, बोलो भाई, एक आध और कर ले, चलो बस करो, दिमाग लगाओ, चलो सोचो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 मिनट के लिए वीडियो रोको और ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो। चेक करना है कि रिजल्टेंट 0 होगा कि नहीं होगा। कर लिए क्या ट्राई, देखो सुनो ध्यान से, दिमाग लगाया जाए, छोटे छोटे चुन लिया जाए, रिजल्टेंट की वैल्यू a + b, a - b। क्या तीसरा वाला इसके बीच में लाई करा, बोले बिल्कुल सर, मैक्सिमम वैल्यू 3 ही है तो ये 0 देगा, बोलो। फिर छोटे छोटे चुन लिए, छोटे छोटे, r की वैल्यू 30 और फिर 10, क्या ये उसके बीच में लाई करा, बोले नहीं सर, तो ये 0 नहीं देगा, बोलो भाई। फिर ध्यान देते हैं इसको, फिर छोटे छोटे चुन लिया जाए, r की वैल्यू 10 और 0, क्या ये तीसरा वाला इसके बीच में लाई कर रहा है, बोले बिल्कुल सर, मैक्सिमम वैल्यू पे मिल जा रहा है तो ये 0 होगा। फिर चेक करते हैं, छोटे छोटे चुन लिया जाए, तो ये 2 और ये 1 चुन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस कर लेंगे तो 1, क्या ये इसके बीच में लाई कर रहा है, बोले नहीं सर, तो ये 0 नहीं देगा। बात समझ में आ रही, वैसे भी वो क्रॉस लगाई था, अरे वो क्रॉस नहीं था, वो 10 था, लेकिन ये 0 नहीं दे रहा, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं, ओके छोटे छोटे चुन लिया जाए, अगर हम लोग r की वैल्यू पर आएंगे तो मिल जाएगा कितना, 19, और इसको देखेंगे माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 15 न्यूटन। तो क्या ये इसके बीच में लाई कर रहा है, बोले नहीं सर, तो ये नहीं होगा पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देते हैं, छोटे छोटे चुन लिया जाए, अगर हम लोग r की वैल्यू पे देखें तो 19 और 5 कितना आ जाएगा, 24 न्यूटन, माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14 न्यूटन। क्या ये उसके बीच में लाई कर रहा है, बोले बिल्कुल सर, तो ये 0 दे देगा, ठीक है। इस तरीके की बातें हैं भाई। तो अगर हम लोग को ये समझ में आ चुका है तो बहुत बेहतर, क्योंकि इस तरह के ना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर अब तुमको लग रहा है कि हाँ सर अब जाके क्लियर हुआ है, तो फिर से वीडियो में पीछे जाओ, जहां से हम स्टार्ट किए थे ना, फिर से उन सारे एग्जाम्पल्स को करो। अगर वो एक बार में बन जाता तो बहुत बढ़िया है, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। वेक्टर में कुछ भी वीक नहीं छोड़ना, हम कई बार बोल चुके हैं, फिर बोल रहे हैं भाई, वेक्टर में हम तुमको कुछ भी रटवाना नहीं चाह रहे हैं, कुछ भी हम रटवाए भी नहीं है, आगे भी कभी नहीं रटवाएंगे। देखो फिजिक्स हम लोग ना फील करके ही पढ़ेंगे भाई, जहाँ जरूरत होगी। वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या है कि हम लोग एनिमेशंस, वीडियो, बहुत सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं, तो वो हम समय के साथ करते रहेंगे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कवर करना जरूरी है, इसलिए देख लो, समझ लो और
रट लो इसको, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सुनना ध्यान से कि सर यहां तक की तो बात हम लोग कर लिए हैं। अच्छा, अब यहां हम लोग बात किए किसके बारे में, रिजल्टेंट के बारे में, a प्लस बी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब हेडिंग लिख लो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। हेडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ, हेडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। पहली बात ये एकदम दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि ये कोई नया टॉपिक है ही नहीं। वेक्टर को ना कभी भी सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, मतलब एक्चुअली में ना वेक्टर्स केवल ऐड ही होते हैं। तो हम लोग ना सब्ट्रैक्शन को बहुत जुगाड़ से लिखेंगे। लिखो इसमें, इफ देयर इज टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, if there is two vector a vector and b vector, angle between them is theta, angle between them is theta, and we have to find, and we want to find r dash vector which is defined as r dash vector which is defined as, नीचे लिख लो ये लाइन चेंज करके, r डैश वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। हो गया क्या? देखो सुनना ध्यान से भाई, अगर हम लोग r डैश वेक्टर पे थोड़ा और फोकस करते हैं, हम क्या बोले कि भाई ये है हमारे पास a वेक्टर, b वेक्टर, ये वेक्टर, b वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर, बीच का एंगल कितना, थीटा, गिवन है हम लोगों को, ठीक है भाई। दो वेक्टर के बीच का एंगल तो तभी डिफाइन कर सकते हैं जब दोनों का टेल टेल या हेड हेड मिला हो। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। तो ना r डैश वेक्टर को थोड़ा जुगाड़ से लिखे। क्या जुगाड़ लिख सकते हैं हम लोग, देखो सुनना भाई, a वेक्टर माइनस b वेक्टर चाहिए, इसको देखो ऐसे लिख लो, a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस ऑफ b वेक्टर। देखो ध्यान से, क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो भाई प्लस ही करना है लेकिन माइनस b वेक्टर को a वेक्टर में जोड़ दो और कुछ नहीं है। इसीलिए बिल्कुल नया प्रूफ नहीं, हम बोल रहे थे ना कि नया प्रूफ नहीं आएगा, कुछ भी नया सा नहीं है, इसलिए इसको समझना बहुत आसान है। भाई माइनस बी वेक्टर करना था तो हम इसको ऐसे लिख ले, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होके वापस माइनस आ जाएगा कि नहीं। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अच्छा अब देखना, तो हम लोग जुगाड़ लगा। क्या जुगाड़ है? जुगाड़ ये है, देखो सुनना ध्यान से अच्छे से भाई, अगर हम बोले कि चलो ये बताओ कि हम लोगों को ना माइनस बी वेक्टर पाना है, ये है हमारे पास बी वेक्टर, तो बोले सर बी वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर होगा। अपोजिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम रखते हैं, डायरेक्शन बदल देते हैं, जस्ट अपोजिट कर देते हैं। देखो ये से उठा के, एक मिनट, ऐसे कर दें, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। और ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। ध्यान देना, बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना आएगा, बोले ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अगर हम इसको कोई वेक्टर सी वेक्टर सोच लें तो क्या ये ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर ही है कि नहीं, बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअली में ना कुछ बदला नहीं है, कुछ भी नहीं बदला है। तो बदला क्या है, बदला है सिर्फ एंगल। ये बताओ बी वेक्टर की जगह माइनस बी वेक्टर लिख देने से क्या मैग्नीट्यूड बदल जाएगा क्या, बोले नहीं। अपोजिट वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती थी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, तो मैग्नीट्यूड सेम। तो जब हम लोग ये r डैश का फॉर्मूला लिखेंगे ना, r डैश का मैग्नीट्यूड, तो हम देखो क्या क्या, ए स्क्वायर तो वही रखेंगे, बी स्क्वायर भी वही रखेंगे, प्लस 2ab ये भी वही रहेगा, कॉस जहां एंगल था अब वहां क्या आ जाएगा बताओ, 180, अरे जहां थीटा था अब वहां 180 माइनस थीटा हो गया कि नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही रहा। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। देखो सुनना ना, ये तुमको बहुत जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर हम लोग को सब्ट्रैक्शन की कहानी समझनी है ना तो बस इतना रट लो, क्या कि थीटा को हम इंटरचेंज कर देंगे एक्चुअल फॉर्मूले में किसके साथ, 180 माइनस थीटा के साथ, और सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो tan अल्फा हो, चाहे वो tan बीटा हो, और चाहे वो r डैश ही क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा, और एक और बात कई बार यूज में आएगा, cos 180 माइनस थीटा, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के टाइम पे पढ़े थे, ठीक है, सुनना ध्यान से। cos 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू आती है सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाता है, इसलिए वो क्या बन जाता है, माइनस कॉस थीटा। जबकि अगर साइन
180 माइनस थीटा हो तो वो साइन थीटा ही रहता है। देखो बेसिक मैथ्स के टाइम पे हमें सब कुछ पढ़ाए थे भाई, ये सबसे अच्छी बात है कि तुम लोग के पास वो वीडियो के फॉर्म में हमेशा पड़ा हुआ रहेगा, तो कभी भी कोई भी कंफ्यूजन तो पहले कॉपी पढ़ो, क्योंकि कॉपी में बहुत कम टाइम लगता है। तो बेसिक मैथ्स की कॉपी खूब पढ़ो, इतनी बार यूज में आएगा ना कि तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई वो पढ़े बिना जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। जीवन मतलब पढ़ाई लिखाई का जीवन, पता चला अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं सब, वो जीवन नहीं, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स कॉपी पढ़ो पहले, क्योंकि मेन जरूरी है कॉपी, क्योंकि कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर कॉपी से नहीं समझना तो तुरंत वीडियो पे जाओ भाई, चैनल पे सर्च करो कि फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग, या फिर किस भी नाम से तुम बेसिक मैथ्स बाय फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग सर्च करो और वो तुमको पूरा प्लेलिस्ट में आ जाएगा और पूरे वीडियोस देख लो, ठीक है। तो ये इस तरीके से भाई इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ्स की बात वहां कर चुके हैं इसलिए यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, सब्ट्रैक्शन चाहिए तो थीटा को इससे बदल देंगे। तुम ध्यान दो, चाहे वो tan अल्फा का फॉर्मूला हो, चाहे tan बीटा का, चाहे r का, हम लोगों को cos या sin की जरूरत पड़ी थी। तो ना डायरेक्ट तरीका क्या, कुछ लोग ट्रिक सिखाते हैं कि ये मत रटो, क्या रटो कि cos थीटा को माइनस cos थीटा से बदल दो। अरे भाई थीटा की जगह ये रखोगे तो माइनस cos थीटा आ गया कि नहीं, तो रखो ना। अगर तुम यहाँ माइनस cos थीटा रखोगे तो r डैश आया कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या रटवाते हैं कि जो एक्चुअल फॉर्मूला है ना r का, उसमें cos थीटा की जगह केवल क्या रख दो, माइनस cos थीटा, और sin थीटा की जगह sin थीटा ही रहने दो। तो r का भी फॉर्मूला आ जाएगा, tan अल्फा का भी और tan बीटा का भी, ठीक है। ये फिगर बना लो और ये इसको अच्छे से नोट कर लो, और ये चीज भी ना यही नोट करना है, ऊपर नहीं नोट कर लेना है। सब्ट्रैक्शन जहां हेडिंग लिखे वहां केवल ये लिखना है और इन दोनों को यहां लिखना है ऐसे, ठीक है। यहां तक चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं भाई tan अल्फा tan बीटा वाले फॉर्मूले पे भी आ जा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, देखना। देखो अगर हम इसके रिजल्टेंट की बात करें, देखना भाई रिजल्टेंट पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होता था, तो पहले हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये हम लोग का हो गया कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, ऐसे ए वेक्टर, और ऐसे हम लोग का कौन बन गया, बी वेक्टर, ठीक है। बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है बोलना ज़्यादा सही कौन सा है, माइनस बी वेक्टर। देखो पैरेललोग्राम बन गया ना, और ये जो है ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, आर डैश वेक्टर। ये फिगर में बना लेना अच्छे से, आर डैश वेक्टर। अब देखो देखो सुनना ध्यान से, ये वाला एंगल क्या काम करेगा, ये वाला एंगल अल्फा डैश का काम करेगा कि नहीं भाई, रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल। तो अगर हम लोग tan अल्फा डैश लिखें, tan अल्फा डैश, ये क्या है, ये है एंगल बिटवीन आर डैश वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। जो तरीका वहां यूज किए थे रटने का, वही तरीका यहाँ भी, जिसके साथ का एंगल वो नीचे और एक बार, बाकी दोनों जगह दूसरा वाला। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस। किसका फॉर्मूला चल रहा है, ये चल रहा है फॉर्मूला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का फॉर्मूला चल रहा है, तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, खत्म। बात समझ में आ, एकदम आराम से, एकदम अच्छे से रट सकते हैं इसको। वैसे ही अगर हम tan बीटा डैश बनाएं, tan बीटा डैश, तो ये आर वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा। तो जिसके साथ का एंगल वो नीचे और एक बार, तो बी नीचे, ऊपर ए, यहाँ भी ए। tan क्या होता है, साइन बाई कॉस, माइनस वाले का है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। बात समझ में आ रही है क्या, तो ये हो गया भाई, लेक्चर के एंड में है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखे हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग को सब्ट्रैक्शन निकालना तो कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, एंगल को बस 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो। एक्चुअली में कॉस में तो चेंज आएगा, माइनस बन जाएगा, लेकिन साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। तुम एक्चुअली में देख रहे हो ना, tan अल्फा का फॉर्मूला सोचो, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था बताओ, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस था कि नहीं। तो साइन थीटा तो कुछ बदला ही नहीं, लेकिन कॉस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, इसीलिए वो माइनस आ गया यहाँ भी और यहाँ भी, इसीलिए ये दोनों जगह पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, तो ये इस तरीके से भाई, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, tan अल्फा डैश का फॉर्मूला, tan बीटा डैश का और r डैश का। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर इसका यूज कब करेंगे, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या प्लस कि क्या माइनस। देखो दोनों का ना अपनी जगह बहुत भर भर की यूज है, मतलब भयानक ही यूज है। देखो सुनो हम समझाते हैं कैसे। जैसे अगर कोई बॉडी, जैसे मान लो कोई मार्कर है ये,
हम बोले कि मार्कर बताओ, ध्यान सोच के बताना ना, इस मार्कर पे अभी कितना फोर्स लग रहा है? बोले 2 फोर्स लग रहा होगा। सोचते जाओ बस ध्यान से। इसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही नहीं, अर्थ द्वारा एक फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक हमारे हाथ से फोर्स लगा होगा, तभी तो ये मार्कर यहाँ टिका हुआ है। बोले हाँ सर सही बात है। तो 2 फोर्स लगा कि नहीं? ऐसे मान लो हम इस मार्कर को यहाँ रखे हैं यहाँ पे, और हम इस मार्कर को अब अपनी तरफ हल्का हल्का उठाने लगे, ऐसे 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 उठा रहे हैं। तो अब इस मार्कर पर टोटल 3 फोर्स लग रहा है कि नहीं? एक अर्थ के द्वारा, एक हमारे हाथ के द्वारा, इस वाले हाथ के द्वारा, और एक हमारे इस हाथ के द्वारा। ठीक है, टोटल 3 फोर्स लग गया कि नहीं? बोले हाँ सर। जब मल्टीपल फोर्सेज आते हैं तो हम लोग वेक्टर्स का सम सीखते हैं कि भाई सबका, बोले बताओ इस मार्कर पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो हम अर्थ वाला फोर्स, इस वाले हाथ का फोर्स और इस वाले हाथ का फोर्स ऐड करेंगे। ठीक है, तो वहां पे एडिशन चाहिए, एडिशन, तो वहां हम लोग को प्लस वाले का फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अच्छा याद करो एक्सेलरेशन का क्या होता है डेफिनेशन? एक्सेलरेशन का डेफिनेशन याद करो, 9th 10th में पढ़ाया गया होगा, 9th में एक्चुअली में पढ़ाया गया होगा। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बताओ, सोचो पहले ध्यान से। क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता था कि नहीं? चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल रहे हैं कि नहीं? और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। भाई किसी भी चीज का चेंज क्या होता है? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है कि नहीं? तो तुम एकदम साफ देख पा रहे होगे कि यहां माइनस वाला यूज करना है हम लोग को। बात समझ में आ रही है? एक और सोचो, जैसे हम लोग अगर बोले वेलोसिटी डिफाइन करना है तो क्या बोलते थे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलना ज्यादा सही है। तो अगर हम बात कर रहे हैं पोजीशन की, डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां हम लोग क्या करते हैं? फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करते हैं कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, हम लोगों को जरूरत पड़ती है किसकी? सब्ट्रैक्शन की। जैसे हम बोले, याद करो फोर्स कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम अगर हम बोले डेल्टा पी, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो देखो ना, यहां पे भी 2 वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन ले रहे हैं कि नहीं? देखो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। बोले हाँ सर ये भी सही बात है। इसका मतलब ये बात हम लोग को एकदम क्लियर रखना है कि जितना इंपॉर्टेंट एडिशन है ना, सब्ट्रैक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसका अपनी जगह पे यूज है, सब्ट्रैक्शन का अपनी जगह पे यूज है। ठीक है, तो हम लोग एडिशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट टाइम पे हम सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, वेलोसिटी पर, एक्सेलरेशन पर, डिस्प्लेसमेंट पर, मोमेंटम पर, बहुत जगह काम में आएगा हम लोग को। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलो बस करते हैं यहाँ तक। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।